आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रनवे पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित टॉपिक को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी को आगमन को अच्छे से देखा था, और इसी से संदर्भित आगे देखते हैं वांडीवास का युद्ध और वेदरा के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर देती है। तो इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल, ये बंगाल का क्षेत्र है, एक कर्नाटक और मैसूर, तीनों जगह क्षेत्र पे अपना किस तरह कब्जा किया और भारतीय राजनीतिक इतिहास में किस तरह से हस्तक्षेप कर अपने विस्तार को सुदृढ़ीकरण किया। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहले हम लोग देखते हैं बंगाल। देखिए, बंगाल जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो पहले बंगाल आपको ये था, ये पूरा बांग्लादेश का क्षेत्र, ये उड़ीसा, बिहार पूरा बंगाल में आता था। तो दोस्तों, उसमें क्या चल रहा था, 1307 में 1707 में औरंगजेब शासन, जो मुगल शासक था, इनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के कारण के बाद ही मुगल सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा या अलग अलग शासक स्थापित अपना करना शुरू कर दिए। इसी संदर्भ में होता क्या, मुर्शिद कुली खान बंगाल के स्वतंत्र रूप से स्थापित करते हैं। ठीक है, बंगाल को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने का श्रेय किसे आता है, मुर्शिद कुली खान को। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनका सबसे महत्वपूर्ण काम था मुर्शिद कुली खान का, इन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थापित किया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको अगला शासक बनता है बंगाल में, वो प्रमुख होता है अलवर्दी खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के बाद प्रमुख होता है अलवर्दी खान। ठीक है, इनको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अलवर्दी खान 1740 में सरफराज खान की हत्या करके अलवर्दी खान नवाब बनता है। ठीक है, और अलवर्दी खान ने कहा था यूरोपीय कंपनी के संदर्भ में कि ये मधुमक्खी की तरह है। जिस तरह से मधुमक्खी को हम लोग छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, शहद देता है, अगर मधुमक्खी को छेड़ देते हैं तो वो काट काट के मार डालेगा। ये अलवर्दी खान कहा था यूरोपीय कंपनी को संदर्भ में, इसको ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है, अलवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका दौते पुत्र सिराजुद्दौला रहता है, वो नवाब चुना जाता है। सिराजुद्दौला के समक्ष चुनौतियाँ क्या की थी, इनकी मौसी घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थी, और इनके साथ अन्य इसका सलाहकार था या सेनापति था, उन लोगों ने इसका साथ नहीं देता है, और ये जा कर के इन लोग ब्रिटिश सरकार से गठबंधन कर लेते हैं। ठीक है, मीर जाफर जो प्रमुख रूप से उस समय सेनापति था, वो ब्रिटिश कंपनी का हाथों बिक जाता है, और युद्ध में पूरी तरह से सिराजुद्दौला का साथ नहीं देता है। देखिए, इनको साथ विवाद क्या चल रहा था, वीएस अंग्रेज के साथ विवाद क्या चल रहा था, इसको देखिए। एक तो दस्तक दुरुपयोग क्या था, 1717 में जब फ्रुखसियार द्वारा दस्तक जारी कर दिया गया था, तो इनको व्यापार पर मतलब कर देना नहीं होता था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी अपने व्यक्तिगत हितों के साधने के लिए अलग अलग तरह के इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अवैध किलाबंदी, कलकत्ता के क्षेत्र में क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किलाबंदी किया जाना शुरू था और शत्रुओं का शरण देना। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया जाता है। देखिए, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, इन्होंने अंग्रेज के बढ़ते रवैये के देखते हुए इन्होंने फोर्ट विलियम पर हमला कर देता है। इसी के संदर्भ में एक होता है काल कोठरी की घटना। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है काल कोठरी। हालांकि ये इतिहास की दृष्टि से सबसे विवादित है। ये घटना पूरी तरह सत्य है या असत्य है, इस पर भी डिबेट चलते रहता है। ये हॉलवेल थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे। देखिए, 18x14 का एक कमरा था। हॉलवेल का कहना था 18x14 के कमरा में 146 ब्रिटिश अधिकारियों को बंद कर दिया गया, और इनके घुटन के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इसमें मात्र 23 लोग जीवित हुए थे। इस पे विवाद इसलिए होता है क्योंकि ये माना जाता है कि ये हॉलवेल द्वारा मनगढ़ंत कहानी था, ताकि हम सिराजुद्दौला पे किसी तरह युद्ध के बहाना थोप सके। ठीक है, तो ये पूरी तरह ये काल कोठरी की घटना है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ऐसा माना जाता है कि इस घटना से मद्रास के रॉबर्ट क्लाइव जो था क्रोधित हो गया, अब बदले की भावना लेने के लिए बंगाल में अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं क्या, सिराजुद्दौला एक तरफ है, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव है, और इनका जो नवाब बनाने का लालच देता है मीर जाफर सेनापति, किसका, सिराजुद्दौला का। ठीक है, दुर्लभ राय दीवान होता है, और जगत सेठ बैंकर होता है, और मानिकचंद कलकत्ता का प्रभारी होता है। इन तीनों चारों ने मिल करके क्या किया, सिराजुद्दौला को धोखा दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला को धोखा दिया और रॉबर्ट क्लाइव से हाथ मिला लिया, और हाथ मिला लिया तो प्लासी का युद्ध होता है। तो इसमें बुरी तरह से सिराजुद्दौला की हार होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होती है। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज छोटी सेनाधिकारी था,
और सिराजुद्दौला के पास उसमें लगभग 50,000 सेनापति थे। लेकिन इसका जो मेन मुख्य सेनापति मीर जाफर था वो गद्दार होता है। ये रॉबर्ट क्लाइव को सहायता दे देता है। ठीक है, इसी के बाद यहाँ प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है। ठीक है, परिणाम सिराजुद्दौला का हार हो गई और हत्या हो गई। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का नींव पड़ गया। अगर सत्ता का नींव पूछेगा तो प्लासी का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के बाद होता क्या है, बंगाल में कठपुतली नवाब का दौर होता है। 1757 में प्लासी का जब युद्ध होता है तो अपने वादे के अनुसार मीर जाफर को नवाब बनाता है रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, लेकिन मीर जाफर एक अयोग्य होता है। मीर जाफर इनके अनुसार कार्य नहीं करता है, तो मीर जाफर को हटा करके फिर किसको बनाता है, मीर कासिम को। ध्यान रखिएगा, क्रम याद रखिएगा। इसके पहले सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफर को बनाता है। मीर जाफर नाकाम हो जाता है, मीर कासिम को बनाता है। और मीर कासिम को जब बनाता है 1760 से 1763 तक ये बंगाल का नवाब बनता है मीर कासिम। तो ये भी देखता है कि यहाँ अंग्रेज अपना काफ़ी हद तक अपने मनमाने के अनुसार कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थापित कर लिया। मुंगेर इसलिए स्थापित कर लिया क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का वर्चस्व अधिक था। बंगाल में अंग्रेजों का वर्चस्व अभी तक बढ़ चुका था प्लासी के युद्ध के बाद। तो मीर जाफर ने अपना राजधानी परिवर्तन कर लिया। देखिए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया और अंग्रेजी तहसीब से बचने के लिए किया था। और मुंगेर ने इन्होंने क्या किया, मुंगेर में बंदूक बनाने और तोप कारखाने की स्थापना की ताकि हम किसी तरह आगे युद्ध हो तो हम ब्रिटिश का सामना कर सके। ठीक है, मीर कासिम भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त कर दिया। देखिए, मीर कासिम जो क्या था ना, चिढ़ गया जब अंग्रेज लोग कर मुक्त व्यापार कर सकते थे तो भारतीय लोग क्यों नहीं। तो मीर कासिम ने भारतीय लोगों को भी कर मुक्त व्यापार की दे दिया ताकि प्रतिस्पर्धा ब्रिटिश के साथ बना रहे। ठीक है, और इससे क्या हुआ, अंग्रेज अधिकारी अपमानित समझे और इसी कारण ये सब परिणाम था कि इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन किया और चले गए। इस समय क्या चल रहा था, अब यहाँ बक्सर का देखिए, ये कहाँ मुंगेर चलाया था, कौन, मीर कासिम जो सेनापति था। और यहाँ अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, वो सिराजुद्दौला था, ये सिराजुद्दौला है। ठीक है, और एक शाह आलम द्वितीय जो उस समय मुगल बादशाह थे। इन तीनों ने कोशिश किया कि हम लोग तीनों गुट बनाते हैं और तीनों गुट बना करके अंग्रेजी शासन के खिलाफ बगावत करते हैं। तो इन तीनों ने अपना गुट बनाया और अंग्रेजों को बंगाल से बाहर खदेड़ने का लक्ष्य बनाया। ठीक है, 13 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। देखिए, बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्या था, हेक्टर मुनरो। इसको ध्यान रखिए, अभी भी आई है, ये आपका PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और एक और गुट कौन था, एक त्रिगुट में था मीर कासिम जो कौन था, बंगाल का नवाब से भाग गया था। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। ठीक है, मुगल बादशाह थे वो थे। तीनों मिलकर के बिहार के बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में ऐसा युद्ध था जो प्लासी का युद्ध देखे थे हम लोग, षड्यंत्र पूर्वक था, लेकिन इस युद्ध था जो खुली मैदान में लड़ा गया ब्रिटिश के नींव को मजबूत करने और ब्रिटिश के वास्तविक सैन्य संघर्ष को स्थापित करने के लिए बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सोचिए, तीनों का त्रिकूट था। सोचिए, एक समय बंगाल का नवाब हो, अवध का नवाब हो और मुगल शासक हो और सिर्फ अकेले एक तरफ अंग्रेज हो, तीनों को बक्सर के युद्ध में हरा देना। यहाँ से फिक्स हो जाता है कि अब भारतीय राजनीतिक हस्तक्षेप में ब्रिटिश का हस्तक्षेप बढ़ गया, उनका दबाव बढ़ गया और आगे का शासन दिशा वही तय करना शुरू कर दिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ लिए। इसका परिणाम होता है अंग्रेजों को निर्णायक जीत होती है। मीर कासिम भाग जाता है और सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की 2 संधि होती है, एक 15 अगस्त को होती है और एक आपको 16 अगस्त को होती है। इसको ध्यान रखिएगा, एक 16 अगस्त को होती है। तो पहली संधि के तहत क्या आता है, ये रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज अधिकारी है और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इनके बीच होता है। तो इनके बीच जब संधि होती है तो मुगल बादशाह को कहा जाता है कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व वसूली का अधिकार अस्थायी रूप से कंपनी को दे दें। पहला संधि के तहत कहा गया, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा मुगल बादशाह को कि अब बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों का जो राजस्व वसूलने का अधिकार है वो ब्रिटिश को दे दे, दीवानी अधिकार दिया गया। और कड़ा इलाहाबाद जो जिसे अवध से लिया गया था वो किसको दे दिया गया, मुगल शासक को दे दिया। और इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, इसके बदले में आपको कंपनी द्वारा 26 लाख वार्षिक पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, संधि कर लिया। इसके बाद होता है दूसरी संधि होती है। देखिए, ये होता है 16 अगस्त 1765 को। ये रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है। ठीक है, इसमें कहा गया इलाहाबाद और कड़ा बादशाह को मिले। यही इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र बादशाह को दे देता है। ठीक है, और
इनके अवध के नवाब पर युद्ध हर जाना या युद्ध के उल्लंघन करने के मामले में 50 लाख भुगतान करता है। देखिए अमरोज कितना चालाक थे, यहाँ से 50 लाख ले लिया और ये जो नवाब था, ये मुगल बादशाह था, उनको 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया। तो इसी का पैसा दे दिया और बदले में क्या किया, उनसे उनसे अपना बिहार बंगाल भी ले लिया और ये कहा कि अवध में जो है एक ब्रिटिश सेना तैनात होगा जिसका खर्चा आपको अवध को देना पड़ेगा और एक बफर स्टेट की तैयारी होगी। देखिए बफर स्टेट क्या होता था ना, कि दो स्टेटों के बीच आने वाला, ये आपका अवध है और ये बंगाल है, यहाँ दिल्ली उल्ली मिल जाएगा, तो बीच का क्षेत्र है। ठीक है, बफर स्टेट की तरह काम करता था। उसके बाद देखते हैं बंगाल में द्वैत शासन। जैसे ही 1764 का युद्ध हुआ उसके बाद में बंगाल में द्वैत शासन देखने को मिलता है और ये पूरी तरह, ये बंगाल में द्वैत शासन बंगाल की लूट और जनता के भीषण शोषण का परिणाम था। ठीक है, देखिए दीवानी अधिकार राजा के पास था तो, लेकिन प्रशासन का अधिकार किसके पास था? प्रशासन का अधिकार उसके आपको ब्रिटिश सरकार के पास था। इनके पास अधिकार था, ये कर सकते थे, पैसा नहीं था। पैसा का मेन जो था निजामत प्रशासन था वो ब्रिटिश के पास था। ठीक है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स दैत शासन समाप्त कर देता है। ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लीजिए। ब्लैक होल की घटना 1756 में 18/14 के कमरे में रखा गया था लोगों को, जिसमें 123 लोग की मृत्यु हो जाती है, 23 लोग बचते हैं। फिर मीर कासिम नवाब बना। देखिए यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय नवाब कौन था? उस समय नवाब हो जाता है मीर जाफर। मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस युद्ध से पहले मीर कासिम को हटाया जाता है और फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है। देखिए पहले कौन था? सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर, याद रखिएगा। तो चलिए एक क्षेत्र को हम लोग अच्छे से देख लिया, बंगाल का क्षेत्र। उसी तरह देखते हैं मैसूर का क्षेत्र। मैसूर का क्षेत्र जो कि कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक के क्षेत्र में ही पड़ता है। इन लोग इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए अब देखते हैं मैसूर का हालांकि उदय कैसे हुआ था। आप लोग पढ़ा होगा पानीपत का, ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये पूरा लगभग एरिया विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था, इसी के अंतर्गत मैसूर था। ठीक है, तो जब विजयनगर तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है, तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर विखंडित होता है। इसी के तहत एक छोटा राज्य मैसूर की स्थापना होती है। ठीक है, मैसूर की स्थापना होती है वर्तमान में कर्नाटक में। इसका स्थापना वांडियार वंश के स्थापन करता है। ठीक है, और इसका जो शासक होता है चिक्का कृष्णराज। ये चिक्का कृष्णराज जो थे ये नाम मात्र का यहाँ मैसूर का शासक थे। इनका वास्तविक सेनापति था नंदराज के हाथों में, और इसी को नंदराज को हटा करके आपको हैदर अली नंदराज को मृत्यु मार देता है और यहाँ का शासक बन जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जब हैदर अली शासक बनता है 1721 में इसका जन्म हुआ था, ये ध्यान नहीं रखना। 1755 अपनी योग्यता से डिडीगुल की स्थापना। देखिए पूछेगा डिडीगुल की स्थापना किसने किया था? तो हैदर अली ने, इसको ध्यान रखिएगा। आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था, ये फ्रांसीसियों के सहयोग से किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोनों को याद रखना है आपको। ये हैदर अली के बारे में चर्चा चल रहा है। ठीक है, 1761 में मैसूर का वास्तविक स्वतंत्र शासक बनता है और साम्राज्य का अपना विस्तार करता है। इसी के संदर्भ में होता क्या है, मराठाओं और मैसूर और अंग्रेज के बीच महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। इसी के प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध देखेंगे हम लोग, इसी को आंग्ला मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए पहला हुआ था 1767 से 1769 में, मैसूर का बढ़ता प्रभाव और अंग्रेज हैदर अली के बीच कर्नाटक के सीमा का विवाद। देखिए कर्नाटक और मैसूर के सीमा का विवाद चल रहा था, ये दोनों अंग्रेज और मैसूर के बीच। तो इन लोग के बीच बढ़ता प्रभाव ये पहला मैसूर युद्ध का कारण था। ठीक है, गठबंधन, अंग्रेजों ने मराठा और हैदराबाद के निजाम को अपने तरफ मिला लिया। अंग्रेज जो थे मराठा और हैदराबाद निजाम को अपने तरफ मिला लिए थे। हैदर अली क्या करता है? हैदर अली ने कूटनीतिक नीति अपनाता है और धन देकर और ये क्षेत्र देकर दोनों को, निजाम को और मराठा को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे हैदर अली की कूटनीतिक काम आती है और हैदर अली की जीत होती है। परिणाम क्या होता है? हैदर अली ने अंग्रेजों से सेना की पराजित करता है, मद्रास तक पीछा करता है। अब हैदर अली क्या किया? ये मद्रास तक पीछा कर लिया और अंग्रेजों को पराजित कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? मद्रास की संधि होती है। 1769 में एक दूसरे को जीते गए क्षेत्र वापस दिए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पूछेगा पहला युद्ध का परिणाम क्या था? तो हैदर अली की जीत हुई थी। एक किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ये संधि के समाप्त हुआ था मद्रास का युद्ध, मद्रास की संधि। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के बाद। देखिए मद्रास का युद्ध के साथ प्रथम संधि समाप्त हुआ था, प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था और दूसरा युद्ध
1780 से 84 के बीच होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तत्कालिक कारण था अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया और हैदर अली के संरक्षण में चला गया। ये जो पहला संधि था उसके अंदर कहा गया था कि किसी भी राजाओं का या पड़ोसी क्षेत्रों का कोई भी सहायता नहीं करेगा, लेकिन अंग्रेज ने 1769 की संधि को उल्लंघन मानते हुए दोनों के बीच हैदर अली और कर्नाटक पर आक्रमण करता है और दोनों के बीच संघर्ष चालू हो जाता है। ठीक है, प्रारंभिक घटना देखते हैं। अंग्रेजों ने 2 सेनाएं भेजी। टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो की सेना को रोका। ठीक है, उसमें गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें पूछेगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो भारत का गवर्नर जनरल थे, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 1781 में शुरू होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। ये सेकेंड आंग्ल मैसूर वार चल रहा है और इसे खत्म होता है 1784 में मंगलौर की संधि में। पाटनेवा के 1781 में इसी में आपको हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, यहाँ घायल होते हैं और 1782 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को आगे नेतृत्व प्रदान किया। तो पूछता है हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, तो 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ था, जिसका अगुवाई आगे किया टीपू सुल्तान ने। ठीक है, और अंततः मंगलौर की संधि 1784 होती है और यूरोपीय फ्रांसीसियों ने टीपू सुल्तान को छोड़ देता है। परिणाम निर्धारित रहता है, दोनों के पक्ष के बीच जो क्षेत्र एक दूसरे को जीता गया था वापस सौंप दिया जाता है। तो हम लोग दूसरा युद्ध तक देख लिए। पहला हुआ था मद्रास के साथ समाप्ति और दूसरा हो रहा है मंगलौर के साथ। याद रखिएगा एम पहले एम आएगा, एम, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मद्रास मंगलौर, पहले एम से मद्रास छोटा हो जाएगा, फिर मंगलौर बड़ा है तो सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, और आगे होता है श्रीरंगपट्टनम एस होता है, एस याद रखिएगा, एस, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब कन्फ्यूज हो तो चीज़ों को ऐसे डिकोड कीजिए, लंबे समय तक याद रहेगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछेगा कि पहला युद्ध कब हुआ था, कौन संधि के साथ समाप्त हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था, कौन संधि के साथ समाप्त हुआ था, या हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था। ठीक है, अब इसी के बाद क्या होता है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच होता है। कारण था ट्रावनकोर विवाद। ट्रावनकोर जो था अंग्रेजी मित्र ने कोचिन के और डचों से 2 टापू खरीदे और मैसूर की सीमा में थे। देखिए ये चल क्या रहा था ना, शॉर्ट में समझिए। त्रावणकोर है, त्रावणकोर यहाँ मैसूर के पास ही, देखिए मराठा मैसूर हो गया, निजाम हो गया, गदर हो गया, ये त्रावणकोर का क्षेत्र नीचे था, ये वाला क्षेत्र था। तो यहाँ त्रावणकोर में क्या था, कोचिन में डचों से 2 टापू खरीदे जो मैसूर से सीमा में था। देखिए ये जो था मैसूर की सीमा में 2 टापू खरीद लिया, ये इसकी सीमा में था। तो इसी को उल्लंघन मानते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और निजाम के बीच फिर से विवाद छिड़ जाता है। ठीक है, और इसी के परिणाम था आपको थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये संधि समाप्त होता है 1752 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। पहले याद रखिए संधि आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ज़्यादा डीप यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, ऊपर ऊपर ही बनेगा। एस क्या था, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। पहला युद्ध समाप्त, दूसरा युद्ध समाप्त और थर्ड युद्ध समाप्त, इस श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्षेत्र बंटवारा, टीपू का आधा राज्य ले लिया गया। इसमें क्या किया गया, टीपू का आधा राज्य उनसे छीन लिया गया। ठीक है, मराठा निजाम और अंग्रेज ब्रिटिश मिलकर मैसूर का ये था। ठीक है, इसी के संदर्भ में कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी थे वो बहुत चालाकी पूर्वक अपना इस तरह से किए कि लाठी भी नहीं टूटे और सांप भी मर जाए। इसकी कहावत है लाठी भी नहीं टूटे सांप भी मर जाए। एक तो इसको हरा भी दिया, मैसूर को कमजोर भी कर दिया और इन लोग के बदले में कुछ नहीं दिया, मतलब यूं ही प्रलोभन दे करके पूरा अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया। ठीक है, बदले में क्या होता है, 3 करोड़ हर्जाना देना होता है किसको, टीपू सुल्तान को। ठीक है, पैसे न चुकाने के क्रम में टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया। 2 पुत्रों को बंधक बना लिया और कहा गया कि जब तक आप पूरा पैसा नहीं चुकाएंगे 3 करोड़, तब तक ये दोनों पुत्र हमारे बंधक में रहेंगे। इसी से आहत होकर के टीपू सुल्तान ने चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत करता है, वो 1799 में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको होता है 1799 में। गवर्नर जनरल उसमें लॉर्ड वेलेस्ली था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली था, कारण वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा था जो टीपू सुल्तान अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान द्वारा पकड़े लड़ते हुए टीपू सुल्तान की वीरगति प्राप्ति होती है। पूछेगा टीपू सुल्तान की मृत्यु किस में हुआ था, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हो जाती है। और सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में किनकी, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह पूर्णतः समाप्त हो जाता है, इसी के कारण आपको ये पूरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद होता क्या है, देखिए
अंग्रेजों ने पुराने वाडियार वंश को 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को शासक बनाता है। ठीक है, मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। अब मैसूर जो था सहायक संधि स्वीकार कर लिया। 1734 में विलियम बेंटिक्स ने कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर को अंग्रेज साम्राज्य में पूर्ण तरह से मिला लिया, ध्यान रखिएगा। अब टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। शेर ए मैसूर कहा जाता है। 1787 में बादशाह के पादी उपाधि देकर निकलते हैं। इन्होंने नए सिक्के चालू किया, नया पंचांग जारी किया और मापतोल की नई प्रणाली शुरू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था? तो टीपू सुल्तान किया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सिंगेरी में जगतगुरु शंकराचार्य के सम्मान में शारदा देवी मूर्ति का निर्माण और धन देता है, इनके बारे में पूछा जाता है। देखिए ये आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें का सबसे महत्वपूर्ण है तो ये याद रखिएगा। ये आपको घोर के पी जाना है, पूरा कहानी समझ ली है, इसको 2-3 बार आप लोग कहीं जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ छोटी पेज में नोट कर लीजिए। पहला अंग्ल मैसूर युद्ध होता था 1767 1799, क्रम में दे देगा। गवर्नर थे विरलस्ट, इसको ध्यान रखिए। ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास के संधि, इसको ध्यान रखिएगा। हैदर अली जीता। ठीक है, दूसरा हुआ था 1780 से 84, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। वेरी इंपॉर्टेंट। ये मंगलौर की संधि अनिर्णित रहा था। यहीं पे आपको क्या हुआ था? 1782 में हैदर अली मारा गया था। तीसरा 90 से 92 कर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल रहता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान हारा। और चौथा बेलजली के काल में परिणाम कोई संधि नहीं हुआ, टीपू सुल्तान की हत्या और एक तरह से मैसूर वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है ये, इसको याद रखिए जाना। ये वारेन हेस्टिंग्स, मंगलौर की संधि, कर्नवालिस, श्रीरंगपट्टनम की संधि, बेलजली और ये मद्रास की संधि, इसको याद रखने के लिए एम एम एस। एम से हो गया मद्रास, छोटा है पहले मद्रास आएगा, फिर मंगलौर, उससे बड़ा है मंगलौर आएगा, और श्रीरंगपट्टनम ए से श्रीरंगपट्टनम आएगा। चौथा में कोई संधि नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग ने इससे संबंधित देख लिया। अब इसका देखते हैं PYQ देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ है वो भी देख लेते हैं। देखिए, प्रथम अंग्ला मैसूर युद्ध कालक्रम कब है? ये पूछा हुआ है, PYQ है। 1767 से 1769, इसको ध्यान रखिएगा। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1782 में द्वितीय अंग्ला मैसूर युद्ध में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कौन सा युद्ध समाप्ति था? तो तृतीय 1792। पहला क्या था? MMS, याद रखिए, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। मंगलौर की संधि किस वर्ष हुआ थी? तो 1784 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अपना, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार के कहाँ स्थापित किया गया था? तो डिडीगुल में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार PYQ में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार रिपीट होती है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था और राजधानी क्या थी? तो मैसूर के शासक था, उसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। चतुर्थ मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। ये संधि हुआ था? कोई संधि नहीं हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नागरिक टीपू ने किस क्लब से सदस्य थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, इसको ध्यान रखिएगा। पूरा PYQ पूछा हुआ है। तो हम लोग ने महत्वपूर्ण देख लिया। पहले बंगाल का क्षेत्र में कैसे विजय प्राप्त किया, उसके बाद मैसूर के साथ युद्ध किया, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कर्नाटक के साथ। कर्नाटक के साथ क्या सीन चल रहा था? देखिए, उस समय सबसे ज़्यादा कोई वर्चस्व चल रहा था ना, तो फ्रांस और ब्रिटिश के साथ चल रहा था। और यहाँ ही नहीं, आपको ब्राज़ील में हो या अन्य यूरोपीय देश में हो, दोनों को अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दोनों के बीच हमेशा युद्ध चलते रहता था कि दोनों में से वर्चस्वशाली कौन है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं हम लोग ये कर्नाटक युद्ध। भौगोलिक स्पष्टीकरण। 18वीं सदी में कर्नाटक का अर्थ था आधुनिक कर्नाटक राज्य नहीं था, ये बल्कि कोरोमंडल तट का क्षेत्र था। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र था, ये क्षेत्र था। ठीक है, अब तीनों युद्ध को हम लोग देखते हैं अच्छे से। पहला युद्ध था 1746 से 1748, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के क्रम में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पे युद्ध चल रहा है और युद्ध हो रहा है कहाँ? भारत में इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो सोचिए कि कितना भारत इसके लिए ज़रूरी था, दोनों के लिए भारत बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द्वितीय होता है 1749 से 1754 ईस्वी में, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के बीच के कारण होता है। तृतीय होता है 1756 से 1763, इसके शतवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। इसको चलिए हम लोग डिटेल से देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध देखते हैं, इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध में, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध में, जो यूरोप से शुरू हुआ था। तत्कालिक कारण क्या? तत्कालिक कारण आपको एग्जाम में पूछता है, ये कारण तो नहीं पूछेगा लेकिन तत्कालिक कारण 2-3 बार आपको PYQ में पूछा हुआ है। ये अंग्रेज अधिकारी बार्नेट थे, फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट। डुप्ले की प्रतिक्रिया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो था वो मॉरिशस के सहायता से मांगकर मद्रास में घेरा डाल दिया। ठीक है, इसी क्रम में होता है सेथ थॉमस का युद्ध, इसको ध्यान रखिएगा। अनवरुद्दीन को हराया था। और ये होता है एक सलाह पहले की संधि के साथ समाप्त होता है। एक सलाह पहले की संधि के साथ समाप्त होता है। मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया, बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र मिल गया और अनिर्णित रहा था। ध्यान रखिएगा, ये शुरू हुआ था कब, वो डेट,
और ये खत्म हुआ 1 साल पहले की संधि के साथ खत्म हुआ था। इसी के संदर्भ में देखते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध। ठीक है, देखिए दूसरा कर्नाटक युद्ध में था, एक हैदराबाद था, ठीक है, अब एक कर्नाटक था। तो कर्नाटक में, हैदराबाद और कर्नाटक में अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ाई था ही, दो देशी क्षेत्र राज्यों के बीच, शासक के बीच लड़ाई था। तो यहाँ पे एक तरफ अंग्रेज जो थे फ्रांसीसी थे और दूसरे तरफ क्या थे, ब्रिटिश थे। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन किसको सपोर्ट करते रहता है। तो नासिर जंग था, नासिर जंग को यहाँ अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, और मुजफ्फर जंग को कर रहे थे फ्रांसीसी। ठीक है, दोनों के बीच युद्ध होता है। इसी तरह कर्नाटक में आपको अनवरुद्दीन होता है, अनवर होता है, इसका सपोर्ट कर रहे थे कौन, अंग्रेज, और इसका चंदा साहब का सपोर्ट कर रहे थे फ्रांसीसी, ध्यान रखिए। तो ये दोनों सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देखिए मुजफ्फर जंग हैदराबाद और चंदा साहब कर्नाटक, ये सपोर्ट कर रहा था कौन, इसको, इनके बीच नासिर जंग हैदराबाद और अनवरुद्दीन मोहम्मद अली कर्नाटक किसको सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, इसी के संदर्भ में होता है अंबर का युद्ध 1749 में। डुप्ले मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब की संयुक्त सेना के अनवरुद्दीन को हराया। ठीक है, और यहाँ पे हरा करके अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है। इसी के साथ द्वितीय अंबर युद्ध समाप्त होता है और चंदा साहब कर्नाटक के क्षेत्र को नवाब बना दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अंग्रेजों की वापसी। अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली में छिपा था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको क्या होता है, क्लाइव ने चंदा साहब के पुत्र को राजा को बनाता है। अंततः चंदा साहब और तंजौर भाग गए, जहां उनकी हत्या कर दी जाती है। इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको रखना है सीधे कि द्वितीय विश्व युद्ध किस कारण से शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका अंत किससे हुआ था। तो 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। पहला समाप्त हुआ था 1 साल पहले की संधि, दूसरा समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए पा पी, ये एक पांडिचेरी हो गया, और थर्ड होता है पेरिस की संधि। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 63 तक, अंतिम निर्णायक युद्ध होता है। कारण यूरोप में शतवर्षीय युद्ध चल रहा था। ठीक है, और 1760 में वांडीवास का युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का हार हो जाता है। अगर फ्रांसीसियों के यहाँ पे हार नहीं हुआ होता तो आज हम लोग शायद ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम ना हो करके ये आज फ्रांसीसी का होते। ठीक है, हालांकि अलग उस समय की कहानी चल रहा था। फ्रांसीसी कार हुई 1760 में वांडीवास के युद्ध में। ठीक है, सर आयरकुट अंग्रेज अधिकारी थे और काउंट डी लाली ये आपको फ्रांसीसी अधिकारी थे। दोनों के बारे में पूछता है। सर आयरकुट एक तरफ से थे, आयरकुट थे, मतलब आयरकुट ने कूट दिया किसको, लाली को, मार मार को लाल कर दिया। इसको ध्यान रखिएगा। आयरकुट ने इसको कूट कूट के लाली को लाल कर दिया। वांडीवास के युद्ध 1760 में होता है। इसी के साथ आपको कर्नाटक युद्ध पूरी तरह से समाप्त होता है और यहाँ पे फ्रांसीसियों का प्रभुत्व लगभग समाप्त हो जाता है। इसके बाद होता है पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। इसको ध्यान रखिएगा। पहला था 1 साल पहले की संधि, पांडुचेरी की संधि, तीसरा है पेरिस की संधि। तो इसको ध्यान कैसे रखना, ए पा पे। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछेगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 48 तक, ऑस्ट्रेलिया को अधिकारी में। 1 साल पहले की संधि, इसको ध्यान रखना है। द्वितीय 1749 से 1754 हैदराबाद उत्तराधिकारी। ये कारण आप नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन ये संधि इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। तो ये इसको याद रखने के लिए फिर से हम बता दे रहे हैं, ए पा पे। इसको ऐसे ध्यान रखिए। जब आपको कन्फ्यूजन रहेगा ना, मिलान करने के लिए यूँ दे देगा तो कन्फ्यूजन होगा। तो पहला 1 साल पहला की संधि, दूसरा पांडिचेरी और तीसरा पेरिस की संधि। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह हम लोग ने पूरा मैसूर का युद्ध और बंगाल का क्षेत्र का विस्तार और कर्नाटक का क्षेत्र का विस्तार देख लिए। ये टॉपिक आपको थोड़ा सा समझने में कठिन हो जरूर लगती है, लेकिन आप लोग वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए और मैं PDF इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम से वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोग को मेरी पसंद अच्छा लग रहा है, हमारे प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हम लोग इसके संदर्भ में PYQ देखते हैं। किस युद्ध के शतवर्षीय युद्ध कहा जाता है, तो तृतीय युद्ध को शतवर्षीय युद्ध कहा जाता है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में। कौन कौन किसके बीच, आयरकुट ने था, जो आयरकुट था वो कूट दिया किसको, लाली को कूट के लाल कर दिया। ध्यान रखिएगा, पूछता है आयरकुट लाल कर दिया लाली को। प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था 1 साल पहले की संधि। दूसरे समाप्त हुआ था
पांडिचेरी और तीसरा पेरिस। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों तो आपको रट जाना है। ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच वर्षाश्व किस युद्ध के साथ समाप्त हुआ था? तो बंदीवाद 1760 में। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं निष्कर्ष। 1763 के बाद भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई यूरोपीय शक्ति नहीं बचा था। अब अंग्रेज का पूरा ध्यान बंगाल और शेष भारत पर जीतने के लिए रह गया था और इससे भारत में ब्रिटिश राज का नींव मजबूत हुआ। तो हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से देख लिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से संबंधित एक दो बार पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा वीडियो देख करके। उसके बाद आप लोग घटना चक्र का क्वेश्चन जरूर लगाइए। जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो, अदर एग्जाम आपका पीसीएस है तो घटना चक्र जरूर करें यहाँ से। और जो वनडे का कर रहे हैं वो क्या करें, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है वहाँ से पीवाईक्यू या क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस करें। तो चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे। तो आप लोग को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।